1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक उसके हिसाब से क्वेश्चन है, तो रिवाइज कर लेते हैं। पहला है, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F, उनके द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है पहले उसको पकड़ो। F इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा, r²। अब जो क्वेश्चन कहता है कि उनके द्रव्यमान और दूरी को दोगुना कर दिया जाए, द्रव्यमान को भी कितना करना है, दोगुना, और दूरी को भी कितना करना है, दोगुना। तो देखो द्रव्यमान को मैं लिखूंगा तो ये 2 लिख दिया, और गुणे क्या लिख दिया, 2, इसका भी 2, इसका भी 2, और दूरी का क्या होता है, ये भी क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, इसको भी दुगुना कर दिए ना। अब यहां पर देखो ये सब कट ना जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1, माने F का F ही आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये पहला वाला ऑप्शन सही है। अब अगला वाले हिस्से में हम चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है, उनके द्रव्यमान वही रहें तथा उनके बीच की दूरी को क्या कर दें, दोगुना। तो सूत्र क्या होता है यार, सूत्र क्या होता है, हाँ, F इक्वल टू क्या, G m1 m2 अपॉन क्या है, r²। इसके बाद केवल हमको इसको बोलता है कि इसको हम क्या कर दें, 2 गुना। तो 2 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 4, तो बटे में 4 आएगा, माने ये हो जाएगा क्या, F/4। इस तरह से है। अगला, दो पिंडों के बीच की दूरी r है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है। तो यहां पर देख लेते हैं, पहले गुरुत्वाकर्षण बल का ये सूत्र लिखा है ना, इसको देखना है, क्या इसमें r समानुपाती है, नहीं है, r क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन इस r को यदि ऊपर लिख दो, r की घात -2 कर दो, अब क्या हो गया, समानुपाती। तो ये क्या हो जाएगा, समानुपाती। भाई बटे में लिखोगे तो व्युत्क्रमानुपाती है, उसी को ऊपर लिख दोगे तो वो क्या कहलाने लगेगा, समानुपाती। तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस वाला क्या कहलाएगा, समानुपाती कहलाएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब यहाँ पर चौथा वाला हम देख लेते हैं, फिर से बल से ही रिलेटेड है, तो इसको हल करके देखना पड़ेगा। समान द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि एक पिंड का द्रव्यमान आधा दूसरे पिंड में स्थानांतरित कर दिया जाए और उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। दूरी हम नहीं बदल रहे हैं, द्रव्यमान को हम आधा उसको दे रहे हैं। तो देखो पहले ये 1 था, इसके भी क्या था, 1। मान लीजिए द्रव्यमान है, ये m1 है, ये m2 है, दोनों का द्रव्यमान कितना है, 1 1। अब इसको हम आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा, और इसमें 1 + 1 बटे क्या हो गया, 2, आधा उसको ना दे दिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3/2। क्लियर हो गया। अब सूत्र क्या होता है जो हमारा होता है, ये होता है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन क्या हो गया, r²। इसमें m1 का मान कितना आ गया, 1/2, ये है ना m1 का मान नया वाला, और ये कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये 3 1 कम 3, 3 दूनी 4, तो कितना आया, 3/4, और इसमें F है तो F लिख देंगे। ऐसे करके हल करना है, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के, जब दूरी बोले तो दूरी को बदलो, द्रव्यमान बोले तो द्रव्यमान को बदलो, जैसा कहता हुआ ऐसा कर लेना है, और हल करने से निकलेगा। 5वां नंबर है, प्रकृति में निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल सबसे दुर्बल है। तो सबसे जो कमजोर बल होता है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, और जो सबसे शक्तिशाली बल होता है प्रकृति में वो क्या होता है, नाभिकीय बल होता है, ठीक है। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही, इसलिए हम गुरुत्वाकर्षण पर ही चल रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है, दुर्बल बल होता है। अब 6वां है, निम्नलिखित में से किस बल का अस्तित्व प्रकृति के प्रत्येक स्थान पर है। इस संसार में कौन सा ऐसा बल है जो हर जगह मौजूद होता है, वो कैसा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। चाहे वो धरती हो, ब्रह्मांड हो, कहीं भी किसी भी सिरे पर हो, किसी कोने में चले जाएं, यदि कहीं पर वस्तु है, द्रव्यमान है, तो गुरुत्वाकर्षण होगा ही। इसलिए हम इसको कौन सा नियम बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी बोलते हैं, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, किसी कृत्रिम उपग्रह पर भारहीनता का कारण क्या है। मतलब आप जो है सैटेलाइट में जाते हैं, तो जब सैटेलाइट में जाते हैं तो जैसा आप अभी जमीन में बैठे हो ऐसा नहीं बैठे रहते, वो उड़ने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है, भारहीनता क्यों है वहां, क्योंकि वहां पर उन पर लगने वाला जो गुरुत्व बल है वो क्या है, शून्य है, ठीक है ना। गुरुत्व का मान क्या हो जाता है, शून्य। अभी हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि पृथ्वी हमको खींच के रखती है, तो हम यहाँ पर हैं। जब हम सैटेलाइट में पृथ्वी से बाहर करेंगे तो कोई खिंचवाइए नहीं है, तो उड़ते रहेंगे ऐसे, तो वहाँ पर गुरुत्व का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर
8वें प्रश्न में पहुंचते हैं। पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है? तो हम उसको क्या बोलेंगे? अनंत पर। यहां से जाते जाओ जहां पृथ्वी का प्रभाव समाप्त, तो वही क्या कहलाता है? अनंत कहलाता है। तो अनंत पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? शून्य, क्योंकि ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ठीक है, और ऐसे जाते जाएंगे बहुत दूर तक चले जाएंगे, तो पता नहीं कितना दूर चले जाएंगे, इसलिए हम बोल दिए कि कहाँ? अनंत पर उसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब 9वां नंबर देख लेते हैं। 100 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर कितना होगा? तो देखो, जो भार का सूत्र होता है उसको देख लेते हैं। भार का सूत्र होता है W इक्वल टू क्या? mg। ठीक है, इस सूत्र को यहां पर लगाना है, लेकिन m को समझ लेना है कि जब भी हम सूत्र में रखते हैं तो इनका SI मात्रक में होना चाहिए। तो 100 ग्राम को 1 किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो हम 1000 का भाग करेंगे तो m का मान क्या हो जाएगा? 0.1। समझ में आ गया? इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए कितना का भाग करना पड़ेगा? 1000। 1000 का भाग करोगे 100 में तो 0.1 आ गया। अब g का मान कितना मानते हैं हम? 10। तो इसमें गुणा करोगे तो 1, और ये भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। जैसे बल का मात्रक है वैसे भार का मात्रक भी न्यूटन होता है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन हो जाएगा। हो सकता है यदि 1 न दिया हो तो यहाँ 9.8 लिख दोगे तो 9.8 न्यूटन, तो कहीं तो दिया नहीं है, तो 10 मान के काम करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब अगले वाले हिस्से में चलते हैं। यहाँ 10 नंबर में पहुंचते हैं। तो हमारे पास 10वां प्रश्न है। पृथ्वी सतह पर किसी पिंड का द्रव्यमान 100 ग्राम है, चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। द्रव्यमान ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाओ, द्रव्यमान उतना का उतना ही रहता है। ठीक है, तो द्रव्यमान यदि वहां पर 100 ग्राम है तो चंद्रमा में हो चाहे सूर्य में हो चाहे हम कहीं भी चले जाएं, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, भार बदलता है। बदलता क्या है? भार, क्योंकि जी का मान सब जगह अलग अलग होता है, एम का मान फिक्स रहता है। ठीक है, तो जो यहाँ सैटेलाइट से जाते हैं ना, कोई हम यहाँ से भेज दिए हैं मान के चलो किसी अंतरिक्ष यात्री को, तो यदि यहाँ पर 50 किलोग्राम का है और वो इसी तरह से खाना पीना खाता है, ज़्यादा स्टोरेज नहीं करता है, तो वहाँ भी जाएगा तो कितना रहेगा? 50 किलोग्राम का रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, अब ज़्यादा खा ले खूब मजा आए तो हो सकता है कि मोटा जाए, बात अलग है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये 100 ग्राम हो गया। अगला देखो, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का द्रव्यमान कितना है? 100 किलोग्राम। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या के बराबर गहराई पर पिंड का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है द्रव्यमान की बात हो रहा है। किसकी बात हो रही है? द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? फिक्स होता है, नहीं बदलता है, चाहे वो उसके गहराई पर जाओ चाहे ऊंचाई पर जाओ, ब्रह्मांड के किसी कोने पर जाओ। यहीं पर भार हुआ दिया होता कि 100 न्यूटन है तो उसके केंद्र पर भार कितना हो जाएगा? तो भार केंद्र पर क्या होता? 0 हो जाता, न्यूटन में होता, फिर किलोग्राम में नहीं होता, क्योंकि जो भार होता है वो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है केंद्र पर कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान की बात हो रही है। अब हम इसमें 12 नंबर में आ गए। देखिए, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या के बराबर गहराई पर पिंड का भार कितना है? इस बार क्या पूछ लिया है? भार। तो भार कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान होता तो 100 का 100 रहता, लेकिन भार क्या हो जाएगा? 0। भार का सूत्र क्या होता है? W इक्वल टू mg। जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? 0। तो भार भी कितना हो जाएगा? 0। तो आपको अच्छे से समझना है कि भार है कि द्रव्यमान है। भार रहेगा तो भिन्न हो जाएगा, द्रव्यमान रहेगा तो वही रहेगा। 13 नंबर में, किसी पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। पलायन वेग का वर्ग कक्षीय वेग के वर्ग के 2 गुना होता है। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे है। वर्गमूल के 2 गुना। यदि हम पलायन वेग और इसका दोनों में संबंध देखते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं, ये VE माने ये हुआ पलायन वेग, और ये हो जाता है VO√2। ऐसा ये रिलेशन है। तो ये पलायन वेग और ये है कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। तो जो पलायन वेग होता है वो कक्षीय वेग के वर्ग √2 गुना होता है। वर्गमूल के कितना? √2 गुना के क्या होता है? बराबर होता है। यही चीज इसको शब्दों में लिखा है, वो ना लिख के ऐसा लिख दिया है, इसलिए भ्रम की स्थिति बन जाती, का आ गया यार ये। ठीक है, तो ये आपको ये समझना है, ये सही है। इसके बाद यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर m द्रव्यमान के पिंड के लिए पलायन वेग v के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, चाहे वो पलायन वेग हो और चाहे वो कक्षीय वेग हो, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा यार? इसकी घात 0 है ना,
तो यही तो बताएगा कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी समानुपाती क्या हो गया, m0, ये बताता है कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगला है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होता है। तो ये 2:1 होता है। यदि स्थितिज ऊर्जा 2 गुनी है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, उसकी 1 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, किसी पिंड को पहले 100 मीटर एवं 200 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो क्या है, पिंड की पहली स्थिति की तुलना में दूसरी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। ठीक है, कैसे जान गए कि यार गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, हम कैसे अंदाज कर लेंगे, कैसे जानेंगे कि कम होगा ज़्यादा हो। जब भी गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो उसके सूत्र में पहुंच जाओ, वही सब बताएगा, उसका सॉल्यूशन वही है, ब्रह्मास्त्र यही है इसका, F = क्या, Gm1m2 अपॉन क्या हो गया, r²। ये दूरी पर निर्भर करता है, ये भी दूरी की बात करता है। ये दूरी क्या है, कम है, तो बल का मान क्या रहेगा, ज़्यादा, उल्टा रिलेशन है। दूरी यहाँ पर क्या है, 100 और 200 में क्या है, ये कम है, तो जब r का मान कम तो f का मान क्या होगा, ज़्यादा। अब इसकी दूरी क्या हो गई, अधिक हो जाएगी, तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम। कहना चाहिए इसमें अधिक बल लगेगा, इसमें क्या लगेगा, कम बल। अब इसी से मिला लेते हैं कि दूसरी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल कैसा लग रहा है, कम लग रहा है, तो यही ऑप्शन सही हो गया। ऐसे ही आपको अंदाज करना है। ठीक है, अगले वाले स्टेप में चलते हैं। यहाँ पर आर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर m द्रव्यमान के 3 पिंड रखे हैं। त्रिभुज के केंद्रक पर रखे द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाले 2m द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो देखो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल को समझते हैं, ये कैसे शून्य हो गया उसको समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इस तरह से ये समबाहु त्रिभुज है ना। यहाँ भी द्रव्यमान रखा है, यहाँ भी द्रव्यमान रखा है, यहाँ भी द्रव्यमान रखा है, और यहाँ पर एक द्रव्यमान जो रखा है वो क्या रखा है, 2m रखा है। ठीक है, तो इस जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो, पहले गुरुत्वाकर्षण हम इसके बीच निकालेंगे, तो इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी, इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ऐसी। फिर यहाँ पर हम इन दोनों के बीच का जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर यह समझना है कि जैसे हम समांतर चतुर्भुज के निकालते हैं ना, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम, तो हम इसमें क्या खींचेंगे, एक विकर्ण खींचेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा, उल्टा। इसी तरह इसका निकालेंगे तो ये एक दूसरे के क्या हो गया, उल्टा, माने 2 बराबर और विपरीत बल हो जाएंगे। तो मैं किसी चीज को इतने बल से पीछे भी खींचूं और इतने बल से आगे भी खींचूं, इसमें लगने वाला बल का मान क्या रहेगा, शून्य। नेट बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसके केंद्र पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, संतुलन की स्थिति हो जाएगी। जैसे मैं ये बोलूं कि ये मैं पेन को ऐसे रख रहा हूं, तो ये ना इधर जा रही है ना इधर जा रही, इस बिंदु पर लगने वाला बल का मान कितना है, शून्य है। भैया तुम नीचे नहीं जा रहे हो, तो ये कोई नीचे ले जा रहा, कोई ऊपर ले जा रहा है, तो दोनों का संतुलन हो गया, माने बल का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो ये संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, आगे वाले हिस्से में चलते हैं। इसके केपलर क्या है, केपलर के ग्रहों संबंधी दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है। तो जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो वो कौन सा नियम लगता है वहाँ पर, कोणीय संवेग का नियम। कोणीय संवेग का संरक्षण होता है, क्योंकि जो कोई भी ग्रह होता है वो चक्कर न लगाता है, और चक्कर लगाने में संवेग नहीं होता, कोणीय संवेग होता है। सीधा चलने में रेखीय संवेग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगला 19वां नंबर में पहुँचते हैं। तो यहाँ है एक्स ग्रह की तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 10 गुना है। माने कोई एक ग्रह है, उससे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा है, पृथ्वी। वो कितना बड़ा है, 10 गुना है, एवं व्यास कितना है, 2 गुना है। तब पृथ्वी पर 100 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति का भार एक्स ग्रह पर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 40 गुना। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम इसमें गुरुत्वाकर्षण की तुलना कर लेंगे। तो इस सूत्र को मैं फिर आगे जब सवाल आएगा तो वहां पर बता दूंगा, थोड़ा डेरिवेशन लंबा है। तो फिलहाल आप यहाँ पर समझ लेना कि ये कितना हो जाएगा, 40 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं। यहाँ एक पिंड सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की तुलना में 8 गुनी चाल से परिक्रमण कर रहा है, एवं पिंड के पृथ्वी की त्रिज्याओं में क्या अनुपात है। तो इसको थोड़ा सा समझना है, ये कैसे है, ये सवाल हल करने वाले हैं, पर चलो ये थोड़ा सा छोटा है तो उसको बात कर लेते हैं। हम जानते हैं जो केपलर का तृतीय नियम है,
वो बोलता है कि आवर्तकाल का वर्ग उसकी त्रिज्या के घन के, माने ग्रह के और सूर्य को मिलाने वाली औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पर कितने हो गए यार? देखो, एक पिंड सूर्य के चारों पृथ्वी की तुलना में 8 गुनी चाल से परिक्रमण कर रहा है। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि 2 हो गए, एक मान लेते हैं ये पृथ्वी हो गई टीई, और दूसरा हो जाएगा जो है वो हो जाएगा 8 टीई, और इसका हम क्या कर दिए? वर्ग कर दिए। 8 टीई क्यों कर दिया? ये टाइम पीरियड है अर्थ का, माने पृथ्वी का आवर्तकाल, और दूसरे ग्रह का जो आवर्तकाल है वो पृथ्वी के आवर्तकाल का कितना गुना बोलता है? 8 गुना। तो पृथ्वी के आवर्तकाल को टीई माने है ना, उसमें किसका गुना कर दिए? 8 का। इसी तरह से यहाँ पर त्रिज्या मान लेते हैं कि त्रिज्या मान लेते हैं R1, माने ये पृथ्वी का है और एक ठो का हमको पता नहीं है, उसी का निकालना है। ये क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब इसको हल करना है, तो इसमें टी टी क्या हो गया? कट गया। क्या बचेगा यहाँ? हाँ, यहाँ पर हो गया मान लो 1/8, और इसका क्या हो गया? ये स्क्वायर। समझ में आया? ये कट जाएगा तो ठीक है। अब मैं आगे ऐसा करता हूं कि इस 3 को भी इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो इसका पक्षांतर कैसे होगा यार? घातों का पक्षांतर कभी किए हो? नहीं किए हो। जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि x² बराबर क्या है? 5, तो आप क्या लिखते हो इसको? x बराबर क्या लिखोगे? √5। रूट न लगाना हो तो क्या लिखोगे? नहीं, 5 की घात 1/2 ऐसे लिखोगे, चाहे √5 लिख दो या 5 की घात 1/2। मतलब इधर से घात हटाते हो तो घात कहाँ जाती है? बटे में जाती। ये समझाना चाहता हूँ। घात का पक्षांतर करोगे तो यहाँ ऊपर रहेगी तो कहाँ चली जाएगी? नीचे। मुझे से यहाँ से भी घात हटाना है 3, तो उसको इधर करना है, तो कितना हो जाएगा बताओ? 1/8 की घात कितनी है? 2। उधर से 3 आया तो कितना हो गया? ये 3। अब इधर क्या बचेगा? RE अपॉन क्या बचा? R। 3 तो चला गया वहाँ। अब इसको हल करते हैं यार, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3, और यहाँ भी क्या हो गया? 2 की घात 3। समझ में आया? यही ना है 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। अब यहाँ से ये 3 3 काट जाओगे, तो अब 2 की घात, इसको अब क्या बचा? 1 की घात 2 और 2 की घात क्या हो गया? 2। ये दोनों में बांट दिए तो कितना आएगा? 1/4। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर गणित लगाना है, ये वाला गणित लगाना है। तो इस तरह से है, इसको आपको करना है। इसके बाद देखो कि इस नंबर में यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी एवं घनत्व 4 गुना कर दिया जाए तो पृथ्वी तल पर हमारा भार कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना आपको याद करना है केवल, कि त्रिज्या क्या करना है? आधी, और घनत्व क्या हो जाएगा? 4 गुना। अब इसके बाद यहाँ पर 22 नंबर में देखो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। तो यहाँ पर देखना है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। स्थितिज ऊर्जा हमेशा कहाँ पर होती है? पृथ्वी की सतह पर क्या मानी जाती है? 0, है ना। तो ये पृथ्वी की सतह पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 23 में देख लेते हैं, किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है। तो देख लेते हैं, प्रक्षेपण बिंदु की पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर, माने हम यदि पृथ्वी सतह में यदि यहीं से किसी वस्तु को फेंकें तो जो पलायन चाल होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यदि इतने सेकंड से यदि हम किसी इस स्पीड से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो पृथ्वी को कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी के बाहर। लेकिन इतनी स्पीड तो हमको मिलती नहीं है। हवा का घर्षण वो अलग होता है। तो हम क्या करें? ऊंचाई में जाएं तो पलायन वेग का मान क्या होता जाता है? घटता जाता है। तो जो पलायन वेग है किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई पर। यही है समझते, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाएंगे पलायन वेग का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। ठीक है, हमको कम वेग से हम फेंकेंगे तब भी हम सोचे कि यहाँ 11.2 किलोमीटर है, बोले हम यहाँ से पत्थर न फेंकेंगे भाई, हवाई जहाज से जाएंगे 8 किलोमीटर दूर, वहां से हम फेंकेंगे। अब तो जब वहां से फेंकेंगे तब 11 की जरूरत ना पड़ेगी, और कम हो जाएगा। कुछ हो सकता है 8 है ना हो जाए, और ऊंचा जाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे पलायन वेग का क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। तो किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है, कौन सी राशि नियत रहेगी? तो कोणीय संवेग ही हमेशा नियत रहता है उसके लिए,
और धूमकेतु जानते हो जो उल्का पिंड होते हैं तो हमारे पृथ्वी में गिर जाते हैं, लेकिन धूमकेतु होता है तो हमारे पृथ्वी का वो ऐसे चक्कर लगाता है, सूर्य का भी चक्कर लगाता है, ठीक है। और कभी कभी सूर्य के जब नजदीक आता है ना, तो जैसे इतना बड़ा गोला है समझो, वो चमकता भी है। यदि ये धूमकेतु है, यदि सूर्य के नजदीक आया है तो फिर ये पूंछ जैसे ऐसा लंबा लंबा चमकीला चमकीला आसमान में दिखने लगता है, क्योंकि ये इसकी गैस जो है पीछे की ओर क्या हो जाती, बढ़ती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण ये खींचता है। सूर्य की गर्मी उसको कहाँ भेज रही है, पीछे, और ये उसको कहाँ खींच रहा है, आगे। तो ऐसे लंबा लंबा पूंछ जैसे दिखता है। जब हमारे पृथ्वी के पास चक्कर लगाता है तो पूंछ सब गायब हो जाती है, क्योंकि उसको गर्म करने वाला कोई है ही नहीं है ना। तो ये लंबे समय में, जैसे हमारा 76 वर्ष में एक हेली नाम का धूमकेतु होता है, वो क्या करता है, रिवॉल्व होता रहता है, लेकिन वो दिखता कब है, हर 76 साल के बाद ही दिखता है वो वाला, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कब दिखा था वो, है ना। तो यहाँ पर देख लो, तो वो जो घूम रहा था उसके लिए क्या संवेग, क्या निश्चित रहेगा, कोणीय संवेग। जी का मान अधिक होता है पहाड़ों पर, ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, खदानों पर। अब इन सब चीजों को समझते हैं, ठीक है। पहाड़ों, ये सतह पर है मान के चलो, सबसे पहले सतह पर जी का मान सबसे पहले क्या होता है, ज्यादा। यदि ऊपर गए तो घटेगा, ऊपर माने कहाँ जा रहे हैं, पहाड़ में। यदि नीचे गए माने कहाँ जा रहे हैं, खदान में, तब भी घटेगा, ठीक है। तो यहाँ तो घटने वाला हो गया। अब देखो, ये जो पृथ्वी का आकार होता है ये एप्पल जैसे होता है। एप्पल क्या गिरा न्यूटन के ऊपर, उसने आकार है बोल दिया कि ये एप्पल है जैसे है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा दबी होती है, तो ये दूरी कम होती है, ये विषुवत रेखा कहलाती है ये वाली, और ये अक्षी रेखा कहलाती है, ठीक है। तो ये ध्रुव कहला गए, एक उत्तरी ध्रुव और एक क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव। मुझे ये बताओ, जो सूत्र होता है स्मॉल जी का, ये होता है GM अपॉन क्या, R स्क्वायर। आर का मान किस में ज्यादा रहेगा, ऐसे में ज्यादा है कि ऐसे में, ऐसे में ज्यादा है। आर का मान जब ज्यादा है तो जी का मान क्या होगा, कम। माने विषुवत रेखा में भी जी का मान क्या होता है, कम होता है। अब ध्रुवों तरफ देखता हूं, ऐसा ऐसा, आर का मान क्या है, कम है, तो जी का मान क्या रहेगा, ज्यादा। तो जी का मान सबसे अधिक, जितनी ये कंडीशन दी है उसमें सबसे अधिक कहाँ रहेगा, ध्रुवों पर, ठीक है ना। मान लो हम सतह पर ही हैं, लेकिन कहाँ, किस सतह पर हैं, ध्रुव की सतह पर हैं, तो वहां जी का मान क्या होगा, अधिक। और यदि यहाँ पर हम विषुवत रेखा के बीच वाली सतह पर हैं ऐसे में, तो वहां पर क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक। तो ये डिपेंड करता है दूरी पर, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। फिर क्या है यार, उपग्रह। किसी वस्तु का भार शून्य होता है, जितना ऑप्शन दिया है वो कहां पर होगा, पृथ्वी के केंद्र पर। जी का मान क्या हो जाता है, शून्य, या पृथ्वी से बाहर अनंत पर भी होता है, पर अनंत पर तो ऑप्शन ही नहीं दिया है गुरुत्वाकर्षण का मान। तो जब भार में बताया W=mg है, जी शून्य हो जाएगा तो वह भी शून्य हो जाएगा। फिर ये है, उपग्रह परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं उपग्रह, ग्रह की। तो ये तो सिंपल सा था। अब यहाँ पर खाली स्थानों को देखते हैं। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है ना। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पहले देख लेंगे, तब ना समझ में आएगा। तो हम इसको दर्शाते हैं क्या, I, और ये क्या है, F/m, है ना। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। सीधा है, इसी से परिभाषा क्या, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इससे मात्रक निकालेंगे तो बल का मात्रक न्यूटन और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो यहाँ पर आपको दो चीजें सीखना है, इसका मात्रक भी सीख लेना है, इसकी परिभाषा भी सीख लेना है, ठीक। और जब न बने तो किसी पिंड पर लगने वाला बल और उसके द्रव्यमान को अनुपात को, ठीक है, ऐसे। इसके बाद ये देख लेना, गुरुत्वीय विभव का मात्रक होता है। तो V= क्या होता है, ये W/m। किसी पिंड को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वो उसका क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो जूल प्रति किलोग्राम। ये छोटे छोटे आगे जब बड़े पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएंगे। यदि पृथ्वी वर्तमान की अपेक्षा अधिक तेज घूमने लगे तो हमारा भार क्या हो जाएगा, अधिक तेज घूमेगी तो हमारा भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे आप जब साइकिल में चलते हो तो धीरे धीरे जब रहती है तो साइकिल ऐसे ऐसे लुढ़कती है, और तेज चलने लगते हो तो लगता नहीं कि हम हैं, आपका बैलेंस बना रहता है। स्पीड जब ज़्यादा हो जाती है तो हम अपने आप को कैसा महसूस करने लगते हैं, हल्का महसूस करने लगते हैं, बस आपका भार क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। और जितनी गाड़ी तेज भागेगी आपकी, आपको ऐसा लगेगा कि हम थोड़ा हल्का होते जा रहे हैं। और जब बहुत तेज 100 की स्पीड में, तो गाड़ी ना ऐसा ऐसा हलने लगती है, लगता है कि इसके अंदर और कोई बैठ जाता तो अच्छा रहता। तो कहने का मतलब यही है सीधा सीधा, कि जब हम कोई भी तीज माने कोई भी चीज को तेज करेंगे तो उसका लिए भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पृथ्वी भी तेज हो जाएगी तो हमारा भार भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जितनी ज्यादा स्पीड से घूमेगी उतना भार हमारा कम होता जाएगा। और उसका वजह यह है कि गुरुत्व नियतांक का मान क्या हो जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, गुरुत्वीकरण का मान वहां पर घट जाएगा। अगला देखते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान क्या है। इसको याद करना है, जो कैपिटल जी होता है इसका मान है। जैसे हम लिखते हैं ना सूत्र F=G m1m2/r², तो कैपिटल जी का मान यही 6.67 × 10⁻⁻11। अब दिक्कत होती है कि इसका मात्रक नहीं लिख पाते हैं, तो जब मात्रक लिखना हो तो इसके लिए सूत्र आप बना लो। F= क्या होता है, Gm1m2 क्या हो गया, r²। ये किसकी बात करता है, जी की। तो सबको भेज दो इधर, Fr² और क्या हो गया m1m2। बेचारे को अकेले कर लो तब ना उसका मान आएगा, है ना। तो यहाँ इसका मान क्या हुआ, न्यूटन। इसका मान क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। इसका मान किलोग्राम, फिर से किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये लिखा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस तरह से उसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो मात्रक तो निकाल सकते हो, बाकी इसको नहीं निकाल सकते, इसको निकालने पड़ेगा। इसका जो मान निकालने वाला जो वैज्ञानिक था वो कैवेंडिश था। कभी कभी पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान किस वैज्ञानिक निकाला, किसने, कैवेंडिश ने। हाँ, तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो कितना होता है, 24 घंटे। इसलिए होता है कि पृथ्वी के साथ साथ घूमता है। तो पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है, तो उसको तो वो भी पछिया रहा है, तो वो भी 24 घंटे लेगा, है ना। उसी के भाई पृथ्वी एक चक्कर, सूर्य का चक्कर नहीं, घूर्णन गति की बात करते हैं, 24 घंटा लगाती है। अब उसी के साथ हम दूसरा बोले फिट कर दें, भैया तुम भी इसी के साथ साथ घूमना, वो भी कितना लगाएगा, 24 घंटे लगेगा। ठीक है, बड़े बड़े जो होते हैं नेता लोग, वहां पर सीबीआई, सरकार सीबीआई लगा देती है कि इसका जांच करते रहना। जहां जहां नेता जाएगा उसके पीछे पीछे अपना नौकर बन के, चपरासी बन के, ड्राइवर बन के, कुछ भी बन के वो घूमते रहते हैं। फिर बाद में उनकी जांच वाँच कर लेते हैं, उसका सब राज ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जितना देर वो घूमेगा, कि 3 साल वो घूमता रहा, तो वो भी 3 साल उनके पीछे पीछे लगा रहेगा। बस यही हाल यहाँ पर भी है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये तुल्यकालिक उपग्रह ना, हमारे ग्रह का क्या है, सीबीआई है, ये साथ साथ रहता है, छोड़ता नहीं। हाँ, 6वां देख लेते हैं, भू स्थिर उपग्रह तल से ऊंचाई पर लगभग कितने होते हैं। तो यही भू स्थिर उपग्रह और यह तुल्यकालिक उपग्रह दोनों एक ही चीज होते हैं, है ना भाई। भूमि के सापेक्ष क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, इसलिए हम भू स्थायी कहते हैं। और इसकी क्वालिटी होती है कि धरती से, यहाँ से सतह से कितनी ऊंचाई पर होंगे, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो जाएंगे ये। ठीक है, अब यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लेते हैं, वेग के मान के कारण ही किसी ग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति निर्धारित होती है ना। किसी के अंदर वायुमंडल है और किसी के अंदर वायुमंडल नहीं है, वो किस पर डिपेंड करता है, पलायन वेग के ऊपर, है ना। जैसे हम बोल दें कि यार बृहस्पति में जो वायुमंडल है पृथ्वी से ज्यादा घना है, यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं पाई जाती, हीलियम नहीं पाई जाती, वहां के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम भी पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होता है, तो पलायन वेग का मान भी क्या है, अधिक। ठीक है भैया, यहां से गैस को निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर चाहिए, वहां से गैस को पास करने के लिए 24.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चाहिए, प्रति सेकेंड की रफ्तार चाहिए, तब निकल पाएगा। तो वो निकल ही नहीं सकते, उनकी ताकत नहीं है उतना, जिया नहीं चलता उनका, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो अब चंद्रमा में पलायन वेग वायुमंडल नहीं है ना, क्योंकि जितना उसका पलायन वेग है उससे ज्यादा वेग से तो कौन चलती, हवा। यहां से ले जाओगे, छोड़ देंगे कि चलो भाई आज हम तो पृथ्वी से जा ही रहे हैं, चंद्रमा में थोड़ा सा हवा छोड़ आएंगे, वहां की हवा रहेगी नहीं, वो पार करके चली जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड तो उसके तो पलायन वेग से ज्यादा है। ठीक है, ऐसे है। तो देखो, पृथ्वी की सतह के निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, 84.4 मिनट। ये मिनट में होता है। माने यदि मैं यहीं से एक किसी चीज को फेंक दूं, है ना, पृथ्वी के निकट, और सोचूं कि ये कक्षी चाल से चल रही है और लौट करके माने वहीं पर आ जाए, तो कितना टाइम लगेगा, 84.4। ये कल्पना है, सोच नहीं सकते हैं, भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस उपग्रह को भेजेंगे वो जल जाएगा, है ना, क्योंकि इतना घर्षण होगा कि हम उसको संभाल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड भी जो है हमारे पृथ्वी के निकट कोई
उपग्रह को घुमाना है तो उसकी जो स्पीड है लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। 1 सेकंड में कितना? 8। तो एक तो उसकी स्पीड मेंटेन ना होगी, फेंकोगे तो धीरे धीरे वो हवा के घर्षण के कारण स्पीड कम हो जाएगी तो गिर जाएगा बेचारा। ज्यादा स्पीड करोगे तो छोड़ के भाग जाएगा। पृथ्वी को दिक्कत है। इसलिए ये केवल हम सोच सकते हैं कि ऐसा होगा, पर होता नहीं है, हम प्रैक्टिकल करके नहीं बता सकते, इसलिए मेरे से मत बोलना। अब देखना है, पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। जैसे जितना ऊंचा जाते जाओगे स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होता है? जड़। सूत्र है mgh, एच बढ़ाओ स्थितिज ऊर्जा बढ़ाओ। एम का तो बढ़ा नहीं सकते, जी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एच है जो उसको कर सकते हैं, तो उसको घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, कहां पर होता है? ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। कहां पर? ध्रुवों पर। फिर ध्रुवों के बाद होगा सतह पर। ठीक है। सतह के बाद फिर ऊपर नीचे घटता रहेगा भाई। फिर यहां पर खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर बाह्य स्थित दूसरे पिंडों के कारण गुरुत्वाकर्षण बल होगा। पढ़ाओ इसको। तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अंदर खोखला गोला है तो उसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होगा? वो कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 12वां देखते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता खाली स्थान के बराबर होती है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय त्वरण वो एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो सतह पर कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कभी कभी सतह हटाकर केंद्र लिख देता है, तब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस इस तरह से। पलायन वेग बराबर कक्षीय वेग, तो पलायन वेग है यहाँ पर √2 कर लोगे, तो पलायन वेग जो है इसी का एक ऑप्शन में भी पूछ दिया था ना कि पलायन वेग जो है कक्षीय वेग के वर्गमूल के √2 गुना होता है, ऐसे करके। फिर क्या बोला है यार? यदि उपग्रह का क्षैतिज वेग कक्षीय वेग है तो पार्किंग कक्षा होगी वृत्ताकार होगी। पार्किंग कक्षा का मतलब होता है जो उसके पीछे चक्कर लगाता है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं यार, क्या है। देखो, क्षैतिज वेग जिस वेग से हम फेंकते हैं और कक्षीय वेग जिस वेग से वो क्या होता है? घूमता है। जैसे मैं समझ लो कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर एक ये उपग्रह है। इसको हम बोले कि भैया हम तुमको फेंक रहे हैं, तुम चक्कर जाके लगाना, है ना। तो हम ऐसे स्पीड से फेंकते हैं, को गिरता नहीं है, फिर चक्कर लगाते रहो। चलती हुई चीज गिरती नहीं है यार, चलते भर जाओ तुम, है ना। जैसे मोटरसाइकिल खड़ी कर दो तब गिर जाओगे, और चलते रहोगे तो नहीं गिरोगे, है ना। बस यही है, चलते रहेंगे तो नहीं गिरेंगे, स्थिर हुए कि यहाँ ढड़ंग जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं यार, ये वृत्ताकार कैसा, आप समझना। जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और जो कक्षीय वेग होता है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वैसे 7.9 होता है, तो लगभग 8 मान लेते हैं। ठीक है। यदि हम इस पिंड को 8 किलोमीटर की स्पीड से फेंक रहे हैं, तब बेचारा ये गोल गोल चक्कर लगाएगा वृत्ताकार। ठीक है। यदि 8 से कम फेंक रहे हैं तो ये तो ऐसा सर्पिलाकार मार्ग करते करते भीतर गिर जाएगा। 8 से कम हुआ तो गिर जाएगा, 8 हुआ तो वृत्ताकार लगाएगा। अब 8 से ज्यादा हुआ लेकिन 11 से क्या हुआ? कम हुआ, तब ये चक्कर लगाएगा, पर ऐसा चक्कर लगाएगा, ऐसा दीर्घ वृत्ताकार। अब 11 से ज्यादा हुआ तो चक्कर न लगाएगा, छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है। तो बस यही है कि जब क्षैतिज वेग और कक्षीय वेग बराबर होंगे तो उसका मार्ग कैसा होगा? वृत्ताकार। ठीक है। और यदि क्षैतिज वेग कक्षीय वेग से अधिक है लेकिन पलायन वेग से कम है, तब क्या होगा? दीर्घ वृत्ताकार। बड़ा वृत्त बन गया इस टेढ़ा मेढ़ा अंडा जैसे, तो हो गया दीर्घ वृत्ताकार। और जब यदि क्षैतिज वेग पलायन वेग के बराबर है या उससे अधिक है तो वो छोड़ के चला जाएगा। अब यदि क्षैतिज वेग कक्षीय वेग से कम है तो इसमें गिर जाएगा। ये कंडीशन होती है। ठीक है ना। हाँ जी। अब आगे देख लेते हैं। ग्रहों के गति संबंधी मॉडल टॉलमी ने दिया था। टॉलमी ने क्या दिया था? भूकेंद्री। बेचारे ने शुरुआत किया था, अपना दिमाग लगाया, बताया कि पृथ्वी केंद्र पर है, सभी ग्रह उपग्रह तारे वारे इसका क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। बाद में झूठ बोल रहा था तो साबित हो गया, है ना। दूसरे तो कोपरनिकस ने कौन सा मॉडल दिया? सूर्य केंद्री। आज भी चल रहा है कि सूर्य केंद्र पर है, सारे ग्रह और उपग्रह क्या लगाते हैं? चक्कर। नाम में है, ज्यादा नहीं, सूर्य केंद्र में है, सारे ग्रह उपग्रह इसमें चक्कर लगाते हैं। इसमें हम क्या मान लिए थे कि पृथ्वी कहाँ है? केंद्र में, और ग्रह उपग्रह तारे इसका चक्कर लगाते। वो तो मान रहे थे पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगाता है, पृथ्वी सबसे बड़ी है। ठीक है, हो गया। तो जैसा दिखता था वैसा बोल दिया, लेकिन हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे आप मुझे देख रहे हो सीधा सीधा, लेकिन मैं सीधा नहीं हूँ। आपका लेंस ऐसा लगा है कि मैं सीधा दिख रहा हूँ, उल्टा हूँ, मैं ऐसे लटका हुआ।
ठीक है, मेरा प्रतिबिंब आपकी आंख में उल्टा बन रहा है ना। तो यदि मैं सीधा दिख रहा हूं, माने मैं खुदा उल्टा हूं तब ना सीधा दिख रहा हूं। ठीक, हम लोग सब उल्टे उल्टे हैं, तो जो दिखता है वो होता नहीं है साइंस में। नहीं, जो लेंस है ये देखो, हाँ, अब 10वीं पढ़े होगे ना, लेंस पढ़े हो उनका, ये यदि मैं ऐसे करता हूं, ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब जो है ना यहां जाके कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उल्टा। यदि मैं सीधा खड़ा हूं तो आपकी आंख में कैसा दिख रहा हूं, उल्टा, है ना। इसका मतलब मैं उल्टा हूं तब सीधा दिख रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो हमारी आंख में ना उत्तल लेंस लगा होता है, इसलिए है। तो वही अब बोल रहा हूँ कि यार ये साइंस है, कुछ दिखता और है, होता कुछ और है। ठीक है, तो चलो यार, अब आगे क्या था। हाँ, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान किसने ज्ञात किया, हेनरी कैवेंडिश ने। ज्यादा याद ना आए तो कैवेंडिश वह याद करना, डिसेंटीना जो भी है। ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है, इसे कौन सा बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब चलते हैं गलत, यहाँ पर गलत जोड़ी में। हाँ, सही करना है इसको, गलत ही तो है ना। सही जोड़ी बनाइए। हाँ जी। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ यार, कहाँ है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो सूत्र होता है, ये जो सूत्र, ये स्मॉल जी के बराबर भी होता है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है ना। वैसे सूत्र जो है इसका F अपॉन क्या होना चाहिए, M होना चाहिए, पर नहीं दिया है तो ये कर लो, गुरुत्वीय त्वरण वाला। हाँ, ये भी है। ठीक है ना, उसका दूसरा रूप है। अब गुरुत्वीय विभव का देख लेते हैं। तो गुरुत्वीय विभव एक तरह का जो है ऊर्जा होती है, तो ये क्या होता है, -gm अपॉन r। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण देख लेते हैं, तो ये वाला सूत्र है, ये कैपिटल वाला। हाँ, सेम है, पर इस दूरी का मतलब कुछ भी हो सकता है। इस दूरी का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या है। यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का द्रव्यमान, कैपिटल R कैपिटल M से लिखने, उस R का मतलब कोई भी दूरी। ठीक है, अब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, यही भर आपसे बनेगा, तो इसी को कर लेना ये। ठीक है, और सारथी गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये भी बन जाता है। हाँ, इसी का पक्षांतर कर देना है, जी निकालना है ना, तो F तो हमारे पास पहले से रहेगा, ऐसा सूत्र रहेगा, F बराबर हमको जी निकालना है तो FR² अपॉन M1 M2। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। तो चलो, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर फिर से अगली जोड़ी आ गई है। तो ये सारे सूत्र लिखे हैं। पलायन वेग ढूंढ लो यार, कहाँ है। हाँ, ये जो हमारा E नंबर का है, ये किसका सूत्र होता है, पलायन वेग का। यही सूत्र जो है एक कक्षीय वेग का होता है, बट 2 नहीं रहता है, ढूंढ लो ऐसे। हाँ, ये ठीक है। अब यहाँ ये क्या बताता है कि भैया ऊंचाई बढ़ाएंगे तो पलायन वेग भी घटेगा और कक्षीय वेग भी घट जाएगा। h नीचे ना है ना, ये बढ़ेगा तो जो भी का मान होगा, जो भी यहाँ पर ये भी का मान कौन सा है, ये कक्षीय वाला, और ये किसका है, पलायन वाला, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए हम लोग जो है ना, जब सैटेलाइट छोड़ने जाते हैं तो बहुत ऊपर चले जाते हैं उससे, रॉकेट से, फिर वहां देके हम धक्का मारते हैं, पुश कर देते हैं, तो कम बल लगाना पड़ता है, कम वेग में चल जाते हैं। ठीक है, और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो भैया ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि पृथ्वी को बोले छोटी हो जा, नहीं होगी, है ना, त्रिज्या कुछ हो जाए, वो नहीं होगी। हमारा जो कंट्रोल है किस पर है, यक्ष पर है। यक्ष को कम ज्यादा हम कर सकते हैं, तो यक्ष पर हम निर्भर हैं यार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर परिक्रमण काल जो होता है टी वाला, तो यहाँ पर देख लेना है, ये होता है 2π√r+h, है ना, क्यूब GM ऐसा करके। ठीक है ना, और अंदाजा लगा लेना, जो हम लोग परिक्रमण काल निकालते हैं ना, सरल लोलक का निकाले थे, इसमें 2π आया था, √L/g आया था, तो 2π आ गया, समझ लेना कि वही आवर्त काल को बताएगा, उसी में पाई से ही आता है। अब इसके बाद चौथा वाला जो है बंधन ऊर्जा की बात करते हैं, तो ये बंधन ऊर्जा ये होती है कुल बंधन ऊर्जा। फिर यहाँ पर उपग्रह की जो गतिज ऊर्जा होती है, कहीं पर धनात्मक में दिया होगा, ये हो जाएगा ये वाला। दोनों का सूत्र यही रहता है, ये सूत्र और ये सूत्र मिलाओगे तो दोनों का वही रहेगा, बंधन ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा का। ठीक है, अंतर इतना है कि इसमें माइनस है, इसमें क्या है, प्लस है। फिर ये उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये रहता है। ठीक, हाँ,
कंफ्यूज हो जाएगा तो लास्ट क्लास में पढ़ना, काहे पढ़ते, छोड़ दो इसको, है ना। जिस दिन पढ़ना होगा, जाना होगा, उस दिन देख लेना, याद रहेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। अब यहाँ पर देख लो यार, मान इसमें सारे कुछ दिए हैं, देखो यही वाला तो आपको सरल लगेगा कन्फ्यूजन हो। हाँ, तो सही जोड़ी बना लीजिए आप। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? हाँ, इसको बड़े मन से बता रहे हो। फिर पृथ्वी के निकट उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? हाँ, 7.9 भी कर ले सकते हो, इसको याद ही कर लेना, खाली स्थान कहीं भी पूछ देता है ये, कोई भरोसा नहीं, कहीं भी टपक पड़ेगा। पृथ्वी के निकट का आवर्तकाल, पृथ्वी के निकट उपग्रह का आवर्तकाल 84.4। अब तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे, पृथ्वी के साथ साथ घूमना है ना। और चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.38। हाँ, 3-4 लिखा होगा, 4-3 भी लिख देते हैं। देखो इसमें दो चीज है, ये फिक्स नहीं रहता, औसत है। यदि 3-4 भी लिख दोगे तो ठीक है। ये चंद्रमा का पलायन वेग होता है। यदि गैस का हम लें तो गैस का जो पलायन वेग होता है 2.43 एवरेज वेग होता है। इससे ज्यादा है ना, ये कौन सा वेग है? पलायन। और ये गैस का कौन सा वेग है? औसत वेग या वर्ग माध्यमूल वेग। ये ज्यादा होता है, इसलिए तो गैस छोड़ के चली जाती, भाई तुम्हारे बस में नहीं हूं, मैं जा रही हूँ, ठीक है, कंट्रोल से बाहर है वो, ठीक है। हाँ, अब एक वाक्य वाले हैं, यदि पृथ्वी वर्तमान चाल की दोगुनी चाल से घूर्णन करने लगे तो दिन रात की अवधि कितनी रह जाएगी? जल्दी जल्दी घूमेगी यार, है ना। तो 24 घंटा का समय 12 घंटे में घूम लेगी, तो 12 घंटा का दिन होने लगेगा, दिन भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। वही तो बोल रहा है, चाल को हम क्या कर दिए? दोगुनी कर दिए। उसकी चाल को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो चक्कर जो लगाएगी तो जल्दी ना लगा लेगी, तो उसका चक्कर क्या हो जाएगा? दिन कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, दिन छोटा हो जाएगा, 12 घंटे का दिन होने लगेगा। अच्छा है, जल्दी जल्दी सो, जल्दी जल्दी खाओ, उठो ठीक है। हाँ, इसके बाद 2 नंबर है, ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है यार? अब यहाँ पर ध्रुवीय वाला आपके सिलेबस में नहीं है, 2 तरह के उपग्रह होते हैं, पर आ ही गया है तो क्यों छोड़े, इसको बता ही देते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी होता है, ये ऐसा। कुछ उपग्रह ऐसे घूमते हैं, ऐसे चक्कर लगा करके ऐसे ऐसे चक्कर लाते हैं, तो ये ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। जो ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से कहाँ की ओर घूम रहे हैं? दक्षिणी ध्रुव की ओर। और जो ऐसा ऐसा घूमते हैं, ऐसा ऐसा, ये क्या कहलाते हैं? विषुवतीय ग्रह होते हैं। ये तुल्यकालिक उपग्रह कहलाते हैं। ये जब घूमते हैं तो इनको 24 घंटे लगता है। इनकी ऊंचाई 36,000 होती है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 500-800। और ये दिन में 4-6 बार चक्कर लगा सकते हैं पृथ्वी का, और ये तो 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाएगा, ठीक है। पर वो है नहीं, तो उसकी बात कम करते हैं। पृथ्वी सतह पर भारहीनता कब परिलक्षित होती है? हाँ, परिलक्षित मतलब दिखाई कब देती है ना। पता नहीं का शब्द बनाई, इसलिए हिंदी वालों के ऊपर गुस्सा आती है। ऐसा शब्द बनाते हैं कि लोगों के जबान पर होना चाहिए, ऐसे शब्द बनाओ साहित्य का सत्यानाश कर दिए, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द बनाना चाहिए सरल सरल, ठीक है। वो अपना साहित्य दिखाते दिखाते ताप लिए हिंदी को। अब देखो, पलायन वेग एवं कक्षीय वेग में संबंध लिखिए। ये बार बार आ रहा है, कहीं खाली स्थान में कहीं कुछ, तो पलायन वेग बराबर √2 कक्षीय वेग। सूत्र भी आ जाता है, कक्षीय वेग 8 किलोमीटर है तो पलायन वेग कितना होता है? तो यहाँ 8 रख देना, 8 √2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर ये 5वां है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? कितना होता है? 0। ये तो जानते हो जबरदस्त तरीके से। 2 पिंडों के बीच की दूरी आधी कर देने पर गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? करके देख लेते हैं यार। आधा तो कर ही सकते हैं सूत्र में, भले जाके आधा ना कर पाए। सोचना या ये सोच रहे हैं सब साइंटिस्ट लोग, कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है F = G m1 m2 अपॉन, सूत्र में कर देते हैं हम भी उन्हीं के जैसे। क्या आधा करना है? दूरी। तो दूरी को मैं यहाँ r² होता है ना, 1/2 का क्या कर दो स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये 1/4। 4 ऊपर चला जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। बस सूत्र का इस्तेमाल करो, यही लगाना है ना, ठीक है। इसके बाद 7वां वाला है, सुदूर संवेदन किस प्रकार के उपग्रह से किया जाता है? तो ये सुदूर संवेदन है क्या, पहले ये जान लेते हैं। रिमोट सेंसिंग, अब वही तो अंग्रेजी शब्द समझ में आ जाएगा, रिमोट सेंसिंग माने दूर की चीजों को हम बैठे बैठे जान लें, उसको हम क्या बोलते हैं? सुदूर संवेदन, ठीक है ना। हाँ, यदि आप अपने ऐप में वेदर रिपोर्ट देखना चाहते हो, अपने वहाँ का जगह का नाम डाल दो दिल्ली, पता चल जाएगा कि वहाँ की टेम्परेचर कितना है, वहाँ का टेम्परेचर कितना, मौसम का हाल यहीं बैठे बैठे वहाँ पता चल रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? सुदूर संवेदन, ठीक है। जो लोग न्यूज पढ़ते हैं तो बता देते हैं कि यहाँ पर बारिश होने वाली है, यहाँ पर बर्फबारी होने वाली है, यहाँ का मौसम शुष्क रहेगा, यहाँ वहीं बैठे बैठे क्या देखने जाते हैं वो,
बैठे बैठे पता लगाते हैं, सैटेलाइट फोटो खींच खींच भेजता है कि भैया ऐसा है तो इस तरह से होगा। ठीक है, तो हम जब बैठे बैठे एक ही जगह पर दूसरे दूर की चीज़ों का पता लगा लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुदूर संवेदन। ये जो हम टीवी में देख लेते हैं प्रोग्राम, अपने मोबाइल में देख लेते हैं, सब कारक क्या है, सुदूर संवेदन। प्रोग्राम कहीं और चल रहा, देख हम यहाँ रहे हैं। ठीक है, तो ये किससे किया जाता है, वैसे ध्रुवीय उपग्रह से, है ना। और वैसे तुल्यकालिक उपग्रह से करते हैं, पर ज़्यादातर इससे करते हैं, ध्रुवीय उपग्रह से, क्योंकि कई बार चक्कर लगा लेता, जल्दी जल्दी ये पता लगाएगा। ठीक है, उपग्रह को ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? तो अभिकेंद्र बल क्या होता है, यदि कोई चीज वृत्ताकार मार्ग में घूमेगी या चक्कर लगाएगी किसी का, तो केंद्र की ओर जो बल लगता है वो क्या कहलाता है, अभिकेंद्र बल। वो खुद का होता नहीं, उधारी से काम चलाता है। तो अभिकेंद्र बल हमको कहाँ से उधारी लेता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल से। यदि ग्रह घूमेगा तो कहाँ से लेगा, गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय विभव में संबंध लिखिए। तो ये I बराबर माइनस dV/dx है। I का मतलब आपको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी समझना है, और यहाँ पर ये पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव समझना है इसको, dV/dx। इस तरह से इसका रिलेशन होता है। ठीक है ना। हाँ जी, अब यहाँ पर 10वां देख लेते हैं यार। पृथ्वी पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार परिवर्तित होगा, बढ़ेगा। वैसे ही है कि ध्रुवों पर क्या होता है, बढ़ता है। तो जब हम ध्रुवों के पास ही जाएंगे तो बहुत बढ़ जाएगा, उधर ही तो जा रहे हैं बढ़ते तरफ। ठीक है,